Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English. टीजीटी का सिलेबस पूरा हो गया है। अब हम प्रैक्टिस सेट को दोबारा करेंगे और ये प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। और भी किस तरह आप पढ़ना चाह रहे हैं प्रैक्टिस सेट वो बताते रहना कमेंट में। क्वेश्चन फर्स्ट है, रीस्टोरेशन कॉमेडी बिगिंस विद। इनकी रीस्टोरेशन कॉमेडी क्योंकि रीस्टोरेशन पीरियड में लिखी गई हैं और आप जानते हैं कि रीस्टोरेशन कॉमेडी जो है ये जो फ्रेंच ड्रामा हैं उन पर बेस्ड हैं। तो देखिए यहाँ पर कॉन्ग्रीव, शेरिडन, बायसरले और इथरेज ये सभी कॉमेडी ऑफ मैनर्स के राइटर हैं, जिसमें कॉमेडी की जो शुरुआत होती है वो इथरेज से होती है। तो इथरेज की कॉमेडी है शी वुड इफ शी कुड या मैन ऑफ मूड। मिरेकल प्लेस आर बेस्ड ऑन द लाइव्स ऑफ। देखिए मिरेकल का मतलब चमत्कार होता है और चमत्कार हमेशा जो है सेंट्स लोग करते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही हो गया। और दूसरा है मिस्ट्री प्लेस डील्स विद। जब मिस्ट्री की बात आती है तो मिस्ट्री का मतलब रहस्य होता है और रहस्य हमेशा धार्मिक किताबों में पाया जाता है। और दूसरा लाइफ ऑफ क्राइस्ट। तो जो मिस्ट्री प्लेस हैं वो लाइफ ऑफ क्राइस्ट और बाइबल पर लिखे गए हैं। तो लाइफ ऑफ क्राइस्ट हो गया इसका ऑप्शन। द मेजर कंट्रीब्यूशन ऑफ द रीस्टोरेशन पीरियड इज इन द फील्ड ऑफ। किस फील्ड में है? फिलोसफिकल राइटिंग्स, पोइट्री, ड्रामा ऑफ एंड लेटर। तो ये आपका ड्रामा है। देखिए ड्रामा में आपने अभी पढ़ा ऊपर कॉमेडी ऑफ मैनर्स, जिसमें इथरेज, बायसरले, कॉन्ग्रीव या रिचर्डसन, गोल्ड स्मिथ बहुत सारे राइटर थे रीस्टोरेशन पीरियड में जिन्होंने कॉमेडी ऑफ मैनर्स लिखा। और दूसरी तरफ आपने जॉन ड्राइडन का नाम सुना होगा जिसने हीरोइक ड्रामा और कॉमेडी लिखा गया। तो टोटल मिलाकर ये जो पीरियड है ये पीरियड ऑफ ड्रामा कहलाता है। On seeing whom does Miranda exclaims, "Oh Father, surely that is a spirit, Lord, how it looks about." तो किसको देखकर मिरांडा ये एक्सक्लेम करती है? देखिए जहाज टूट गया होता है तो वहाँ पर वो पहली बार फर्डिनेंड को देखती है, जो कि टेम्पेस्ट विलियम शेक्सपियर का प्ले है, उसका हीरो है। तो फर्डिनेंड को देख करके वो ये बात कहती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद यूनिवर्सिटी बिट्स। तो देखिए रॉबर्ट ग्रीने, थॉमस किड और क्रिस्टोफर मार्लो ये तीनों ही यूनिवर्सिटी बिट्स से जुड़े हैं, लेकिन बेन जॉनसन जो है वो इनसे नहीं जुड़ा है। तो आपका ऑप्शन सी है बेन जॉनसन। ये तो सरल सा था। राइपनेस इज ऑल ये कोट है। ऑकर्स इन किस में आता है? किंग लियर में, हैमलेट में, मैकबेथ में, जूलियस सीजर। तो ये बात आती है किंग लियर में। किंग लियर में आती है। और इस बात को कौन कहता है? इस बात को कहता है एडगर ग्लास्टर से कहता है। और एवरीमैन क्या है? अ मिडिएवल प्ले बेस्ड ऑन एन एपिसोड फ्रॉम द बाइबल, या अ मिडिएवल मोरलिटी प्ले है, या ट्यूडर इंटरल्यूड है, या मिरेकल प्ले है। तो एवरीमैन नाम से कई बार क्वेश्चन पूछा गया, तो ये आपका मिडिएवल मोरलिटी प्ले है। सेक्सुअल पजेसिवनेस इज द थीम ऑफ शेक्सपियर। शेक्सपियर के किस प्ले में सेक्सुअल पजेसिवनेस है? कोरियोलिनस, जूलियस सीजर, मिडसमर नाइट्स ड्रीम और या हैमलेट। तो ये मिडसमर नाइट्स ड्रीम आता है। आप जानते हैं हर्मिया लेजेंडर से प्रेम करती है, डिमेट्रिस
हेलेना से प्रेम कर सॉरी हेलेना डिमेट्रियस से प्रेम करती है। तो ये जो पजेसिवनेस है, एक दूसरे पर अधिकार करना चाहते हैं, तो ये पजेसिवनेस जो है मिडसमर नाइट ड्रीम में देखने को मिलती है। क्वेश्चन नेक्स्ट है, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नॉट अ रीस्टोरेशन प्ले राइट। तो ये देखिए, कॉन्ग्रीव, बायसरले, इथरेज, ये तो कॉमेडी ऑफ मैनर्स के ही राइटर हैं, और ये तीनों ही किसके हैं, रीस्टोरेशन पीरियड के। लेकिन लेकिन आपके बेन जॉनसन हैं, ये आपके एलिजाबेथन पीरियड के हैं। तो आपका ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है, द बार्ज शी सैट इन लाइक अ वर्निश्ड थ्रोन वर्न्ड ऑन द वाटर। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से ली गई हैं? मिडसमर नाइट्स ड्रीम, हेमलेट, एंटोनियन क्लियोपेट्रा, मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो ये जो लाइन्स हैं, ये लाइन्स एंटोनियन क्लियोपेट्रा के हैं, जब क्लियोपेट्रा एक नाव में सवार है और उस नाव को जो बोट है उसको डेकोरेट किया गया है। तो डेकोरेट वो है, वो गोल्डन से है, गोल्ड से डेकोरेट है। तो ऐसा लग रहा है कि टोटल जो नाव है वो गोल्ड कलर की दिखाई दे रही है, और पानी में ऐसा लग रहा है जैसे पानी में आग लगी हुई हो। तो द बार्ज शी सैट ऑन, जिस बार्ज पर, जिस नाव पर वो बैठी हुई है, लाइक ए बर्निश्ड थ्रोन, एक चमकता हुआ सिंहासन है, वर्न्ड ऑन द वाटर, जैसे पानी में आग लगा रहा हो। तो इसका सी है। आपको ये क्वेश्चन बताना है, विच ऑफ दीज प्लेस बाय शेक्सपियर डज नॉट यूज क्रॉस ड्रेसिंग एज अ डिवाइस। देखिए, बहुत सारे प्लेज में विलियम शेक्सपियर ने क्रॉस ड्रेसिंग को यूज किया है। जैसे जो हीरोइन है वो लड़के के बेस में, इन द डिस्गाइज ऑफ अ बॉय, तो उस बेस में रहती है। तो देखिए, एज यू लाइक इट में आपने देखा होगा कि रोजालिन जो है वो गैनीमेड नाम से ड्रेस पहनती है, और सिम्बेलिन जो प्ले है, तो सिम्बेलिन में सिम्बेलिन की जो डॉटर है इमोगन, वो फिडे नाम से ड्रेस पहनती है। और टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में, इसमें इस प्ले में जूलिया जो है, जूलिया वो कपड़े पहनती है। ऐसे बहुत सारे, पोर्सियाम आपने देखा होगा मर्चेंट ऑफ वेनिस में, ट्वेल्थ नाइट में वियोला सिजोरियो के रूप में रहती है। यानी बहुत सारे प्लेज में उन्होंने क्रॉस ड्रेसिंग का यूज किया है। लेकिन जूलियस सीजर आपने पढ़ा होगा, इसमें कोई भी ऐसा करैक्टर नहीं है जिसने क्रॉस ड्रेसिंग यूज की हो। तो यहां पर जूलियस सीजर इसका आंसर है। द फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ फीमेल क्रॉस ड्रेसिंग विद disconcerting notions of a boy actor dressing as a boy while playing the role of a woman in the dramatic world of Shakespeare's operance। तो सबसे पहला एग्जाम्पल शेक्सपियर के किस प्ले में मिलता है? तो आपको दो चार प्ले के मैं नाम बता दे रहा हूं। देखिए, टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना की बात करें तो ये आपका आंसर है कि टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना में सबसे पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है। एज यू लाइक इट में भी है, मिडसमर नाइट ड्रीम और ट्वेल्थ नाइट। इसका आंसर तो डी है, लेकिन बहुत सारे प्लेज में है। चार तो यही हो गए। अब इसके बाद आपका मर्चेंट ऑफ वेनिस है, और मर्चेंट ऑफ वेनिस, ट्वेल्थ नाइट हो गया, और आपका सिम्बेलिन हो गया। यानी कि 6-7 प्ले हैं। कीप योर ब्राइट सोड फॉर the dew will rust them. Good Signor, you shall more command with yours than with your weapons. The above lines are addressed by Othello to। Othello ये बात
किससे कहता है। तो देखिए इसका अर्थ अगर हम बता दें और सिचुएशन बताएं तो बता दें तो आपको ये याद हो जाएगा। देखिए यागो जो है और रॉड्रिगो दोनों शोर मचाते हुए जाते हैं और ब्रेवेंसियो के गेट पर, जो कि डेस्डेमोना का फादर है, चिल्लाते हैं कि लूट लिया लूट लिया, भाई आप लुट गए और एक हबसी ने आपके घर को लूट लिया। तो वो तलवार लेकर के ब्रेवेंसियो जो है अथेलो को धमकाने को कहता है। तब अथेलो उससे कहता है कि कीप अप योर ब्राइट स्वॉर्ड, अपनी जो चमकती हुई तलवार है उसको संभाल के रखो, फॉर द ड्यू विल रस्ट देम, वरना ओस उसको खराब कर देगी। गुड सिग्न्योर यू शैल मोर कमांड विद ईयर्स, तुम हम पर कमांड करना चाहते हो तो अपनी उम्र से ज़्यादा कर सकते हो, बजाय विद योर वेपन्स, अपने हथियारों के मुकाबले। लेकिन तुम्हारी उम्र का लिहाज मैं ज़्यादा करूँगा, तुम्हारी उम्र का सम्मान मैं ज़्यादा करूँगा बजाय तुम्हारे हथियारों के। तो ये बात जो है ब्रेवेंसियो, रॉड्रिगो और जो ऑफिसर्स हैं उन सबसे ही कहता है वो। तो ये आपके इसका आंसर हो गया बी। इफ यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एन आर्गूमेंट एंड रिमार्क इट्स ग्रीक टू मी, तो आर क्विटिंग, तो आप किसका उदाहरण दे रहे हो? जॉन मिल्टन का, विलियम शेक्सपियर का, सैमुअल जॉनसन का या अलेक्जेंडर पोप का? तो ये जब आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो ये है आपका विलियम शेक्सपियर का। विलियम शेक्सपियर के प्ले का है वन हु, अब इसमें वन वर्ड है शायद, वन हु इज इंडिफरेंस टू प्लेजर और पेन, वो व्यक्ति जो प्लेजर और पेन से इंडिफरेंस होता है, उदासीन होता है, तो उसको क्या कहते हैं? देखिए उसको बोलते हैं स्टोइक, क्योंकि अनार्किस्ट अराजकतावादी होता है। ये है, ये इंपॉर्टेंट कोटेशन है और ये आपकी हैमलेट से ली गई है। आपको ये बताना किसने कहा है। एंड दस बी ऑफ विजडम एंड ऑफ रीच विद windlasses and with asses of bias by indirections find directions out। कठिन लाइन है। यहां पर यह कहा जा रहा है इन लाइन में कि पहले तो सिचुएशन बता दें, कहाँ का कॉन्टेक्स्ट है। देखिए लेरेट्स जो है वो फ्रांस से जा रहा है, पढ़ने जा रहा है और वहाँ पर गया हुआ है। तो ऐसे में जो पोलोनियस है वो अपने एक सर्वेंट को उसकी जासूसी करने को भेजता है। तो जासूसी करने में बहुत सारे उसको एग्जाम्पल देता है कि आपको इस तरह से जासूसी करना है, उसको बिगाड़ने की कोशिश करना है और देखना है कि वो उस पर क्या असर हो रहा है। तो कह रहा है तो कहता है एंड 10 बी विजडम, इस प्रकार हम बुद्धि और एंड रीच पहुंच के साथ जो विंडलेसिस है, यानी कि जो वायुदाब है या जो पूर्वाग्रह है, उसके द्वारा हम सच्चाई का पता इनडायरेक्ट वे में लगाने की कोशिश करते हैं। हम सीधे सीधे उससे नहीं कहते, बल्कि घुमा फिरा कर किसी पर आरोप लगाते हैं और सच्चाई निकालने की जो है कोशिश करते हैं। तो ये पोलोनियस कहता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और ये लाइन पैराडाइज लॉस्ट की है, जिसको सैटन बोलता है। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एक्सटॉर्ट फ्रॉम मी। तो यहां पर बताना है ये जो ग्लोरी शब्द है इज बीइंग रेफर्ड बाय सैटन, क्या है? द करेज नेवर टू सबमिट और इल, टू रेन इन हेल, या टू डिफीट या स्प्रेड इविल। तो आप समझ गए होंगे
ये जो है आपका द करेज नेवर टू सबमिट और ईल्ड। देखिए अगर इसका अर्थ देखें तो बहुत ही आपको अच्छा लगेगा। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रैथ, रैथ माने क्रोध और माइट शक्ति, एग्जर्ट माने छीनना, फ्रॉम मी मुझसे, यानी कि ईश्वर की क्रोध और ईश्वर की शक्ति उस शान को मुझसे नहीं छीन सकती। तो ग्लोरी का मतलब है कि मैं ईश्वर के सामने झुक जाऊं, घुटनों के बल बैठ जाऊं और उनकी पूजा अर्चना करूं, तभी तो मेरी कंप्लीट डिफीट होगी। तो कह रहा है ये ईश्वर की ताकत मुझसे प्राप्त नहीं कर सकती। तो यहाँ पर ग्लोरी का मतलब है उसका जो आत्मसम्मान है सैटर्न का, तो वो ईश्वर की क्रोध और शक्ति उससे नहीं छीन पाएगी। अगला है विच क्रिटिक सेड अबाउट गार्ड्सवर्दीज प्ले जस्टिस, जस्टिस इज अ कमेंट्री अपॉन द प्रिजन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दैट पीरियड। तो ये बात कौन कहता है? ये बात कहते हैं एसी वार्ड। और एसी वार्ड जो है आपके अमेरिकन राइटर और क्रिटिक हैं, इन्होंने ये बात जस्टिस को पढ़ के कही। द टर्म बिब्लोपाइल रेफर्स टू, देखिए बिब्लियोपाइल है ये आपका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है और जिसका मतलब होता है अ लवर ऑफ बुक, बुक लवर कह लेंगे। और इन ब्लैक एंड वाइट मीन्स, देखिए ब्लैक एंड वाइट मीन्स आपको बहुत अच्छी तरह पता होगा। तो जहाँ तक ब्लैक एंड वाइट की बात आती है तो इसका मतलब होता है रिटिन, इन रिटिन क्या होता है? लिखित में। ये दो ही हैं शायद। स्पेंसरियन स्टेंजा हैज, तो देखिए स्पेंसरियन स्टेंजा की बात करते हैं तो इसमें 9 लाइन्स का स्टेंजा होता है। कितनी का? 9 लाइन्स की। और इस 9 लाइन्स में जो होते हैं, पहले इनको पढ़ देते हैं। 4 iambic pentameter followed by a single Alexandrian, 6 iambic pentameter followed by single Alexandrian, 8 iambic pentameter followed by and single Alexandrian। तो हमने कहा 9 लाइन्स होती हैं, तो 8 लाइन्स जो होती हैं iambic pentameter की होती हैं और एक लाइन जो होता है iambic hexameter की होती है, और हेक्सामीटर को हम अलेक्जेंड्रियन बोलते हैं। तो ये ऑप्शन आपका कहलाएगा। और विच ऑफ द फॉलोइंग पोइम टाइप्स इज नॉट रिलेटेड टू रूरल लाइफ, देखिए पास्टोरल पोइम्स में जो रूरल लाइफ पे ही है, और एक्लॉग जो है जिसमें सेफर्ड जो होते हैं वो डायलॉग के माध्यम से पोइम को कहते हैं। पोइम जो है डायलॉग के माध्यम से होती है। और इडल भी ग्रामीण लाइफ को यानी विलेज लाइफ को दर्शाती है, और माइम जो है ये नकल होती है। तो ये आपका ऑप्शन डी है। प्रील्यूड although began as early as 1799 and finished in its first version in 1805 was not published until, तो देखिए ये विलियम वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद 1850 में मैरी हचिंसन जो उनकी वाइफ होती हैं वो इसको पब्लिश कराती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ मैन लूजेस हिज वाइफ ही पाइंस फॉर सेकेंड, तो फाइंड द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। तो क्या है फिगर ऑफ स्पीच? सिनेक्डकी है, सिमिली है, मेटाफर है या पन है? समझ गए होंगे। तो देखिए यहाँ पर पन है, पन का मतलब शब्दों का खेल। ही पाइंस, पाइंस का मतलब दो चीजें होती हैं, एक दर्द होता है और दूसरा इच्छा होती है। तो यहाँ पर ना सर पाइंस का मतलब, तो यहाँ सेकंड की बात हो रही है, पाइंस फॉर सेकंड। तो पाइंस माने दर्द होना, फॉर सेकंड हर सेकंड उसको दर्द होता है, या इच्छा के शब्द में पड़े तो उसको दूसरी वाइफ की तलाश है। तो एक में दर्द प्रति सेकंड है और दूसरा अर्थ जो इसका क्या है? दूसरे की इच्छा करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये आपका जो क्वेश्चन है ये 2016 का जो टीजीटी पेपर था उसमें ये प्रश्न पूछा गया था। रोमन कंक्वेस्ट ऑफ ब्रिटेन वॉज इन
43 AD बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रोमन एम्परर? क्लॉडियस, जूलियस सीजर, एंटोनी या रोमुलस अगस्टस? तो यहाँ पर ये बात आती है क्लॉडियस की। तो 43 AD में क्लॉडियस जो है रोमन जो है साम्राज्य की स्थापना करते हैं, और जूलियस सीजर अटैक करते हैं। यहाँ पर ऑप्शन तो ए है, सही है। जूलियस सीजर करते हैं 55 और 54 यानी 55 और 54 BC में। यहाँ से शुरुआत हो जाती है रोमन अटैक की ब्रिटेन पर। उस समय ब्रिटेन होता है, ब्रिटेन पर, और 410 तक ये शासन रहता है, और 410 AD में रोमन जो है वो वापस चले जाते हैं, जब रोमन साम्राज्य का विघटन होता है तब। ये तो ग्रामर का प्रश्न कहाँ से आ गया, फिर भी पढ़ लेते हैं। वी हैव बीन सेलिब्रेटिंग मैनी फेस्टिवल्स सिंस सेंचुरीज, नो एरर। तो आप पर आंसर समझ ही गए होंगे, यहाँ पर सी है, और क्योंकि सेंचुरीज जो है आपका पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम फॉर का यूज करते हैं, ना कि सिंस का। यहाँ पर ये पैसिव है। कुनैन टेस्ट बिटर, आप जानते हैं इसका जो पैसिव बनेगा, कुनैन इज बिटर व्हेन इट इज टेस्टेड, ये उसका होता है। क्योंकि यहाँ पर कुनैन टेस्ट बिटर का मतलब है कुनैन इज बिटर व्हेन समवन टेस्ट इट, ये उसका एक्चुअल होता है। कुनैन इज बिटर व्हेन समवन टेस्ट इट। टू whom did Shakespeare dedicate his first narrative poem Venus and Adonis? तो देखिए वीनस और एडोनिस याद कर लीजिए, अर्ल ऑफ सदम्पटन को डेडिकेट की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेवरल ऑफ गाल्सवर्दीज अर्ली नॉवेल्स वर रिटन अंडर द pseudonym। तो किस pseudonym के अंतर्गत लिखे गए थे? जॉन सिन इजाक, जॉन सिन जॉन या इलिया? तो ये आपके जॉन सिन जॉन नाम से लिखे गए थे, और आपको इसका फुल अर्थ भी बताते हैं ये कि जॉन सन ऑफ जॉन, क्योंकि इनके फादर का नाम भी जॉन ही था, जॉन गाल्सवर्दी। और विच नॉवेल ऑफ गाल्सवर्दी इज कंसीडर्ड टू हिज मास्टरपीस? तो कौन सा माना जाता है इनका मास्टरपीस? देखिए मास्टरपीस माना जाता है इनका फॉरसाइट सागा, द इंडियन समर ऑफ फॉरसाइट। तो ये इसका ऑप्शन है। द फर्स्ट सक्सेसफुल नॉवेल ऑफ जॉन गाल्सवर्दी वॉज, तो ये कौन था? ये था आपका द मैन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या था? मैन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है। नेक्स्ट वन, व्हाट डिड मिल्टन्स फादर डू? क्या करते थे मिल्टन के फादर? स्क्रिबनर, हॉर्स कीपर, सेक्रेटरी या बूचर? तो ये एक स्क्रिबनर थे जो सूदखोर का काम होता है, और क्लर्क का काम करते थे, यही इनका था। तो आपका ऑप्शन इसमें ए है। विलियम वर्ड्सवर्थ डिड नॉट गिव द पोएम द टाइटल टू द प्रिल्यूड, ही ओनली कॉल्ड इट पोएम्स टू कॉलरेज। इसका सेकंड नाम है प्रिल्यूड का। द मैन हु गेव द टाइटल ऑफ प्रिल्यूड, देन हु गेव द टाइटल, कौन किसने दिया? डोरथी, एस्ट्री कॉलेज, क्रिस्टोफर जो इनका यंगेस्ट ब्रदर है, या मैरी हचिंसन? तो आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि 1850 में आफ्टर विलियम वर्ड्सवर्थ डेथ पोइम पब्लिश होती है, और इसको मैरी हचिंसन नेम देती हैं द प्रिल्यूड। एंड यू शैल सी हिम द ट्रिपल पिलर ऑफ द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आ स्ट्रम्पेट्स फोर्स। तो ये लाइन किस प्ले की है? मिडसमर नाइट ड्रीम्स, हैमलेट,
एंटोनियो क्लियोपेट्रा और मर्चेंट ऑफ वेनिस। तो देखिए ट्रिपल प्लेयर की जब बात आती है तो ये बात एंटोनी ट्रिपल प्लेयर में से एक था, तो उसमें एंटोनियो क्लियोपेट्रा की बात आती है। वी रीड पैराडाइज लॉस्ट एज अ टास्क, नोबडी एवर विश्ड इट लॉन्गर। तो हु सेड दिस अबाउट पैराडाइज लॉस्ट? तो ये बात कौन कहता है? मेरे हिसाब से डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। इंपोर्टेंट कोट है। Which point is not true about immortality ode or great ode? It is type of ode. देखिए ये अगर ये पॉइंट आप पढ़ लेते हैं चार, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपके लिए। तो पहले इसमें सारी बातें बताते हैं। देखिए इमोर्टैलिटी ओड जो है, पहली बात ये एक इर्रेगुलर पिंडारिक ओड है, ये बात सही है। अब क्यों है? देखिए पिंडारिक ओड जो है वो लिखे गए थे, पिंडार ने लिखे थे, तो वो रेगुलर ओड थे जिसमें एपोड तक, यानी कि स्टॉपी, एंटी स्टॉपी और एपोड तक सब रेगुलर रिदम में और रेगुलर लाइन और लेंथ में रहते थे। लेकिन जब इन्होंने अब्राहम कॉले ने इनको कॉपी किया, इन्वेंट किया, तो उन्होंने इस फॉर्म को इर्रेगुलर कर दिया। तो उनके जो स्टॉपी, एंटी स्टॉपी और एपोड की जो सीक्वेंस था, सीक्वेंस सही था लेकिन उनकी लेंथ इन्होंने बदल के रख दी थी, तो ये इर्रेगुलर ओड था। तो अब्राहम कॉले ने इनको इर्रेगुलर बनाया। तो वर्ड्सवर्थ ने क्या किया? तो वर्ड्सवर्थ ने जो किया, तो वर्ड्सवर्थ ने ड्राइडन को कॉपी किया। अलेक्जेंड्रियास इंस्पायर्ड फीस्ट जो है, ड्राइडन की रचना है, वो आपके अब्राहम कॉले की जो इर्रेगुलर ओड में लिखी गई है, तो इसको इन्होंने कॉपी किया। तो इन्होंने डायरेक्ट अब्राहम कॉले से कॉपी नहीं किया, बल्कि कहां से कॉपी किया? इन्होंने कॉपी किया ड्राइडन से। तो तीन बातें इस ओड में लागू होती हैं। इट इज ए रेगुलर पिंडारिक ओड, ये बात नहीं है। तो इसका ऑप्शन जो है ये बात ठीक नहीं है। नेक्स्ट वन है बारबरा लेवेस्की सेज इट वॉज रिमार्केबल हैपन्स्टेंस दैट थ्री बेस्ट पोइट ऑफ द एज शुड बी टूगेदर एट द सेम टाइम इन क्रॉमवेल्स ब्यूरोक्रेसी, हु ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट इंक्लूडेड। तो आपको बता दें कि जब क्रॉमवेल का शासन था 1649 से लेकर के और 60 तक, भाई यही आपका इंटरिम पीरियड कहलाता है। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन लैटिन सेक्रेटरी थे, जॉन डन भी उसी ऑफिस में काम करते थे, एंड्रू मॉरवेल सॉरी जॉन डन नहीं थे, एंड्रू मॉरवेल इनके मित्र थे और जॉन ड्राइडन भी वहाँ काम करते थे। तो ये तीन बेहतरीन पोइट, जॉन मिल्टन, एंड्रू मॉरवेल और जॉन ड्राइडन, ये तीनों ही क्रॉमवेल की ब्यूरोक्रेसी में काम करते थे। तो इसमें जो ऑप्शन है वो आपका जॉन डन है। हु प्रोवाइड म्यूजिक फॉर मास आर्केड्स एंड कॉमर्स, ये दोनों मिलाकर के कंप्लीट मास कहलाते हैं और इसको म्यूजिक देते हैं हेनरी लॉस। ये म्यूजिशियन होते हैं, हालांकि मिल्टन के फादर भी म्यूजिशियन होते हैं। विच ऑफ गाल्सबर्ग फर्स्ट प्ले, देखिए फर्स्ट प्ले की बात आती है तो आपका सिल्वर बॉक्स आता है, 1906 में ये पब्लिश होता है। द प्रिल्यूड इज एन इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ ए लार्ज वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ। किसका है? एक्सकर्सन, द रिक्लूज, थॉर्न या रुइंड कॉटेज। तो ये जो रिक्लूज है, जिसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है, वो रिक्लूज है जो नेवर कंप्लीट हुआ। Which of the following poems is not among Lucy poem series? देखिए strange fits of passion have I known, she dwelt among untrodden ways, I travelled among unknown men और लूसी ग्रे। तो यहाँ पर लूसी ग्रे जो है ये लूसी की 5 पोइम्स में शामिल नहीं है। और ये लूसी ग्रे वो पोइम है जिसमें आपने पढ़ा होगा एक छोटी सी लड़की लैंटर्न लेकर के अपने पेरेंट्स की खोज में जाती है।
उनके सर्च में जाती है, तो वो पोइम है। अब लूसी ग्रे उसकी बात नहीं करेंगे। द एजुकेशन ऑफ नेचर, एजुकेशन ऑफ नेचर तो लूसी पोइम्स में शामिल है, लेकिन ये लूसी ग्रे नाम से नहीं है। ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स इज समथिंग दैट डथ लिव, दैट नेचर येट रिमेंबर्स, व्हाट सो फॉरगेटिव। तो ये लाइंस जो हैं किस पोइम पे ली गई हैं? ओ जॉय दैट इन आवर एम्बर्स, बड़े हर्ष की बात है कि इन आवर एम्बर्स, एम्बर्स का मतलब राख होता है, तो हमारी स्मृतियों की राख में अभी भी इज समथिंग डेथ अलाइव, अभी भी कुछ जीवित है, यानी कि हमारी स्मृतियों की राख में अभी भी बचपन की यादें जो हैं वो बसी हुई हैं। दैट नेचर येट रिमेंबर्स व्हाट वाज सो फॉरगेटिव, और ये नेचर है अभी भी उस बात को याद रखे हुए है, उस बचपन को याद रखे हुए है जो बहुत ज़्यादा भगोड़ा टाइप का है। तो ये आपके इमोर्टलिटी ओड की लाइन है। ऑफ स्टेगनेंट वाटर अल्टर sword and pen, fireside, heroic wealth of hall and war have forfeited their ancient English door, inward happiness. Find out the figure of speech in the following lines. इन फॉलोइंग लाइन्स में जो लाइन्स हैं इसमें आपको बताना है फिगर्स ऑफ स्पीच। तो पहले बता दें आपको, आपने चयन कर लिया होगा, डायरेक्ट ऑप्शन नहीं चुनना है, सीधे बताइए। देखिए अल्टर का मतलब पुजारी होता है, सोर्ड का मतलब यहाँ पर सैनिक है, पेन का मतलब राइटर है, फायर साइड का मतलब जो आग के चारों तरफ बैठने वाले कॉमन लोग हैं, हीरोइक बर्थ हॉल एंड वॉर जो सामंत और सामंतियाँ हैं, हैव फॉरफिटेड देयर एंशिएंट डोर, अपने एंशिएंट जो इंग्लिश हेरिटेज है, इंग्लिश शान है, उसको भूल गए हैं। तो आपको बताना है इसमें सिनेक्डकी है, मेटोनमी है, मेटाफर है या क्लाइमैक्स है। देखिए यहाँ पर मेटोनमी है। मेटोनमी क्या है? किसी के लिए कोई दूसरा शब्द प्रयोग करते हैं, ठीक है। एल एलेग्रो मीन्स द हैप्पी मैन एंड एल पेंसरोसो सोरोसो मीन्स द मेलंकली मैन इन। तो किस लैंग्वेज में है? इटालियन में है, फ्रेंच में है, रोमन या ग्रीक। तो ये जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है तो इसमें ये इटालियन लैंग्वेज में है। किसमें है? इटालियन लैंग्वेज में। तो आपका ऑप्शन ए ठीक है यहाँ पर। नेक्स्ट वन, हु हैव बीन डिस्क्राइब हाफ मैन इन द प्ले हैमलेट बाय शेक्सपियर। आपको बताना है पोलोनियस या लेयर्टिस, रोजन क्रेंट्स या गिल्डन स्टर्न, हैमलेट या और होरेसियो, मैर्सलस एंड फ्रांसिस्को। देखिए यहाँ पर जो ये दो व्यक्ति हैं, रोजन क्रेंट्स एंड गिल्डन स्टर्न, इनको हाफ मैन की जो है कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि दोनों ही ये कैरेक्टर हैं एक साथ प्रेजेंट किए जाते हैं और दोनों ही जो है ऐसे लगता है जैसे दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हों। तो इनको एक एज ए यूनिट के तौर पर दोनों को प्रयोग किया गया है। तो एक यूनिट के तौर पर, फंक्शन एज ए यूनिट के तौर पर अगर हम बात करें तो यही कारण है इनको जो है हाफ मैन कहा गया है। इफ इट बी लव्ड इंडीड टेल मी हाउ मच, देयर इज वैगरी इन द लव दैट कैन बी रेकमेंड। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द प्ले। किस प्ले से ली गई हैं आपको बताना है। तो ये बात जो है एंटोनियो एंड क्लियोपैट्रा में कही गई है। फेम इज नॉट नो प्लांट दैट ग्रो इन मोर्टल सॉइल, नॉर इन ग्लिस्टरिंग फॉयल, सेट ऑफ द वर्ल्ड ऑफ द, नॉर इन ब्रूड रूमर लाइज, बट लिव्स एंड स्प्रेड aloof by those pure eyes। तो ये these lines are an invocation to sisters of sacred bell। ठीक है, इन्वोकेशन की गई है। तो आपको बताना है फ्रॉम विच पोइम हैव these lines been taken, लिसिडस, कॉमर्स, पैराडाइज लॉस्ट या सैमसन
एगोनिस्ट। ठीक, तो ये पोइम जो है आपकी लिसिडस है। इसमें क्योंकि जो सेवन सिस्टर की इन्वोकेशन है वो इसी में है। मोर्टल्स दैट वुड फॉलो मी, लव वर्च्यू सी एलोन इज फ्री। तो सी यहाँ पर आ गया है जो कॉमर्स की हीरोइन है उसके लिए। सी कैन टीच यू हाउ टू क्लाइम हायर देन द स्पिरिट चाइम, और इफ वर्च्यू फी विल वर हेवन इटसेल्फ वुड स्टूप हर। तो ये सारी चीज़ें उसकी वर्च्यू के आगे झुक जाएंगी। तो ये फ्रॉम विच पोइम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, तो ये नेचुरल है कि कॉमर्स से ली गई हैं और कॉमर्स की हीरोइन के लिए बातें कही गई हैं, उसकी चैस्टिटी के लिए। बिफोर द स्टारी थ्रेशोल्ड ऑफ जॉब कोर्ट माई मैंसन इज वेयर दोज इमोर्टल शेप्स, फ्रॉम विच पोइम हैव दीज लाइन्स बीन टेकन। तो ये लाइन्स भी आपकी क्या है, कहाँ से ली गई हैं? ये लाइन्स भी आपकी कॉमर्स से ही ली गई हैं। तो कौन है? द अटेंडेंट स्पिरिट डेसेंट सिंग्स दिस इन द बिगिनिंग ऑफ द मास्क। क्वेश्चन 51 है, हु रोट अबाउट हुम। ये टीजीटी 2021 में भी आया है, 2016 में भी आया है और 2021 में भी आया है। दाई सोल वॉज लाइक ए स्टार एंड ड्वेल्ट अपार्ट, अलग अलग प्रकार से आया है, लेकिन यहाँ पर पूछा है हु रोट अबाउट हुम, किसने किसके लिए लिखा। तो नेचुरल है कि जो लाइन है ये विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है और अबाउट मिल्टन। तो विलियम वर्ड्सवर्थ अबाउट मिल्टन, इसका सी ऑप्शन हो गया। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, आवर वर्थ बट अ स्लीप, हमारा जो जन्म है एक नींद के समान है। एंड ऑफ फॉरगेटिंग द सोल दैट राइज विद अस आवर लाइफ स्टार, जो आत्मा हमारे साथ आती है और हमारे जीवन का एक स्टार है। हैड एल्सवेयर इट्स सेटिंग, तो इसका जो सेटिंग है वो कहीं अंत है और यहाँ पर आकर उदय हुई है। तो यहाँ पर ये बात जो कही है ये इमोर्टलिटी वर्ड की है, तो बी ऑप्शन होना चाहिए। और ये किस पोइम से लाइन ली गई हैं आपको पढ़ना है। दो नथिंग कैन ब्रिंग बैक द ऑर, कोई भी उस समय को वापस नहीं ला सकता। ऑफ स्प्लेंडर इन द ग्रास, जो घास में चमक हुआ करती थी। ऑफ ग्लोरी इन द फ्लावर, फूलों में जो शान चमक हुआ करती थी। वी विल ग्रीव नॉट रादर फाइंड, बोले इस बात का हम दुख नहीं मनाएंगे बल्कि उनसे हम फाइंड करेंगे स्ट्रेंथ व्हाट रिमेन्स बिहाइंड, जो पीछे बच गया है। इन द प्राइमल सिंपैथी विच हैविंग बीन मस्ट एवर बी, जो प्राइमल सिंपैथी बची हुई है और हमेशा रहेगी। तो ये बात किस पोइम में कही गई है? तो नेचुरल है कि ऐसी बातें इमोर्टलिटी ओड में ही कहेंगी, क्योंकि बचपन की यादें, बचपन की जो चमक थी वो चली गई है। अब पछताने से क्या फायदा, बल्कि जो पीछे बचा है उसको हम फायदा देंगे। ये तो ऑफ स्टेगनेंट वाटर ये पढ़ चुके हैं, चलिए कोई बात नहीं। ये भी सॉरी कहाँ गया। क्वेश्चन नेक्स्ट है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द पोइम। ये 2001 की टीजीटी में आया हुआ है। नेचर नेवर डिड बीट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर, प्रकृति कभी भी उस हृदय को धोखा नहीं देती जो उससे प्रेम करता है। देखिए प्रकृति अपने प्रेमी के प्रति हमेशा वफादार रहती है, कभी धोखा नहीं देती। तो कौन कहता है ये बातें और किसको कहता है? तो ये बातें टिंटर्न एबे में विलियम वर्ड्सवर्थ किससे कहते हैं? डोरथी से। फ्रॉम विच पोइम ऑफ द पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स हैव बीन टेकन। द म्यूजिक इन माई हार्ट आई बोर लॉन्ग आफ्टर इट वॉज हर्ड नो मोर। तो इसमें बात कर रहे हैं जो सॉलिटरी रीपर है उसके
गाए जाने वाले गीत की। तो उसका म्यूजिक उसके बाद उसको नहीं सुनाई दिया। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 56 की बात कर रहे हैं। कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी दाई टीचर। यानी कि प्रकाश चीजों के संपर्क में आइए, जो प्रकृति की चीजें हैं उनके संपर्क में आइए और प्रकृति को अपना टीचर बनने दीजिए। तो ये जो है समझाने वाली लाइन कौन किस पोएम की है? ओड टू ड्यूटी, सॉलिटरी रीपर, द टेबल टर्न्स या टिंटन एबे। तो ये टेबल टर्न्स में ये बात कही जाती है। 57 है, हु हैज सेड दिस, वन इम्पल्स फ्रॉम बर्नल वुड may teach you more of man, of moral evil and of good than all the sages can। तो ये बात किस पोएम की है? अर्थ बाद में बताएंगे, किसने लिखी है ये बताइए। तो ये बातें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम है टेबल्स टर्न। तो उसमें ये बताया गया है कि जो बर्नल वुड यानी कि जो बसंत ऋतु का वन होता है, जंगल होता है, उसका एक ही इंपल्स काफी होता है। मे टीच यू मोर देन मैन, आदमी के मुकाबले अधिक सिखा देगा। लेकिन व्यक्ति जितना, कोई टीचर इतना नहीं सिखा पाएगा जितनी प्रकृति का और बर्नल वुड का एक ही इंपल्स काफी होता है कि मोर इविल और गुड देन ऑल द सेजेस कैन। जितने साधु सन्यासी बताते हैं कि ये अच्छा है, ये बुरा है, ये सारी बातें जितने भी साधु सन्यासी हैं उनसे ज्यादा तो बर्नल वुड का वन इंपल्स ही काफी है। फ्रॉम विच पोइम विलियम वर्ड्सवर्थ दिस लाइन हैज बीन टेकन, स्टिल द सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी। तो ये सिंगल लाइन है और ये सिंगल लाइन काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये है आपकी टिंटन एबे की। ठीक है, और 59 है, नेम द पोएम फ्रॉम विच द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन टेकन, दस फेयर्स इज स्टिल इन आवर डीके। बोले हमारे डीके माने बुढ़ापे में ऐसा अक्सर होता है। एंड येट द वाइजर मैन, और जो वाइजर माइंड यानी कि बुद्धिमान मस्तिष्क भी यानी बुद्धिमान व्यक्ति भी, मॉन्स लेस फॉर व्हाट एज टेक्स अवे, उस बात पर कम दुखी होता है जो उम्र उससे ले गई, देन व्हाट इट लीव्स बिहाइंड, जितना कि वो पीछे छोड़ जाती है। तो कहने का अर्थ है कि हम लोग बार बार जिक्र करते हैं कि वो पुराने अच्छे दिन, हम उस समय बहुत सुखी थे। तो कहने का मतलब है, और जो पीछे रह जाता है उस पर हम दुख मनाते हैं। तो ये बात फाउंटेन में मैथ्यू कहता है। तो द लास्ट क्वेश्चन है, इन विच पोइम ऑफ दीज लाइन्स बीन टेकन, एंड येट अ स्पिरिट स्टिल एंड ब्राइट विद समथिंग ऑफ एंजेलिक लाइट। तो ये बातें जो शी वाज पैंथम ऑफ लाइट में विलियम वर्ड्सवर्थ मैरी हचिंसन के लिए कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जो कुछ और कुछ पढ़ना है कि किस हिसाब से पढ़ना चाहिए, कौन कौन से, या क्रम से एज वाइज, जैसे शुरू में लें हम उससे पढ़ाना शुरू करें, तो उस तरह आप कमेंट में बता देना। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।